हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जब हम सबसे पहले बात करते हैं आई की, तो आई क्या है? आई किस तरह का ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। इस सेंसरी ऑर्गन का काम क्या होता है? विजन, देखना। ये लाइट को क्या करता है? कैच करता है और उस लाइट से क्या करता है? देन इमेज फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अब हमारी जो आई है वो वर्क करती है बिल्कुल किसकी तरह? एक कैमरे की तरह। ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो हमारी आई बॉल है, वो आई बॉल की डायमीटर कितनी है? 2.3 सेंटीमीटर। पार्ट्स ऑफ आई, आई के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? अगर मैं सबसे पहले ये इस लेयर की बात करूं, ये लेयर, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। अब फिर कॉर्निया के अंदर ये एक स्पेस होता है, ये स्पेस क्या कहलाता है? एक्वस ह्यूमर। फिर उस स्पेस के बाद यहां पर एक मसल होती है, आइरिस। इसके बीच में एक होल होता है, प्यूपिल। फिर हमारा आईलेंस, आईलेंस को पकड़ने वाली सीलियरी मसल। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड यूज होता है स्क्लेरा। किसी को पता है स्क्लेरा का मतलब क्या है? हमारी आई की प्रोटेक्टिव कवरिंग। कोरॉइड, कोरॉइड खैर बच्चों आप लोगों को नहीं पढ़ना। रेटिना, रेटिना इज अ स्क्रीन। फिर ऑप्टिक नर्व, और ये अंदर ब्लड वेसल्स। सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरा क्या होता है? व्हाइट पार्ट होता है आई का, ये बना होता है टफ मटेरियल से, और ये प्रोटेक्ट करता है आई को फ्रॉम द इनसाइड। कोरॉइड, ये एक मिडल लेयर होती है जो किससे फिल होती है? ब्लड वेसल से। वैसे इसका रोल देखो क्या है? ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू आई। तो इसका क्या काम हो गया? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जिसके थ्रू क्या होता है? आई एंटर करती है। ठीक है। द आई टू फोकस ऑन इमेज सो दैट डू नॉट लुक ब्लर। एक रोल हमारे को यहां पर पता चला कि इसकी वजह से ये फोकस करवा रही है, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा? ब्लरनेस नहीं आएगी। अच्छा, अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है, आप लोग को पता है ब्लाइंड होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जिसपे अगर पर्सन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्लाइंड है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और वो है कॉर्निया। अगर कॉर्निया के अलावा कोई और पार्ट खराब है तो उस ब्लाइंडनेस का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है। अब कॉर्निया क्या कर रही है? कैसी इमेज बना के दे रही है? फोकस करा रही है। ठीक है। कॉर्निया रियल एंड इन्वर्टेड। वाह बेटा, वाह बेटा, वाह। कॉर्निया क्या करा रहा है? फोकस कर रहा है। अब जब ये फोकस कर रहा है तो एक बात बताओ, अगर कॉर्निया ही खराब हो जाए तो इमेज फोकस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहां पर टेक प्लेस करता है? कॉर्निया पर। आइरिस, आइरिस एक मसल है। ठीक है। आइरिस, ये जो मसल है, ये मसल होती किस तरह से है?
तो ये जो मसल है ये आइरिस है, इसके अंदर ये जो होल है वो होल क्या कहलाता है? प्यूपिल। तो इसका रोल क्या है? प्यूपिल के साइज को क्या करना? कंट्रोल करना। अब प्यूपिल क्या है? एक सेंट्रल अपर्चर है जिसके थ्रू लाइट क्या करती है? एंटर करती है। कितना अमाउंट एंटर करना है, कितना नहीं करना, वो किसके कंट्रोल में? प्यूपिल के कंट्रोल में। अब जब हमारी आई पे क्या पड़ती है? एकदम से ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट की वजह से क्या होता है? जैसे सनी डे है तो उस टाइम पे क्या आता है? आइरिस क्या करेगी? मेक दी प्यूपिल टू कॉन्ट्रैक्ट, जिससे प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? छोटा, और लाइट जो है वो क्या करेगी? कम से कम एंटर करेगी। आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम कहा जाते हैं डिम लाइट में, डार्क रूम में, आइरिस क्या होती है? एक्सपेंड करेगी। एज अ रिजल्ट मोर लाइट कैन एंटर दी आई। काफी बार क्वेश्चन आता है ना इस तरह का कि जब हम एकदम से बाहर सनी डे में से अपने रूम में आते हैं तो हमारे को काला काला दिखाई देता है। क्यों? जब हम बाहर थे तो आइरिस का साइज क्या था? छोटा, क्योंकि ब्राइट लाइट थी तो कम अमाउंट चाहिए थी लाइट की। लेकिन जब हम डार्कर रूम में आते हैं तो वहां पर क्या होता है? लाइट कम है, लाइट कम है, क्योंकि हमारी प्यूपिल का साइज कम है और रोड से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए हमें रूम कैसा नजर आता है? डार्क। लेंस क्रिस्टलाइन लेंस होता है और ये किस नेचर का होता है? कॉन्वेक्स नेचर का। याद रखना, लेंस क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस है और इसका नेचर क्या होता है? कॉन्वेक्स। सीलियरी मसल। सीरियली मसल का क्या काम है? लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करना। कि ये देखो हमारी आई जो है वो किसी भी तरफ फोकस कर सकती है या नहीं? दूर है, पास है, हर एक चीज को फोकस कर सकती है। क्यों भाई? क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो रही है। फोकल लेंथ चेंज कराने में हेल्प कौन कर रहा है? सीलियरी मसल। विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर अंदर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिसकी वजह से आई की शेप मेंटेन रहती है। एक्वस ह्यूमर, ये लिक्विड, क्लियर लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका क्या काम है? नरिश करना। अच्छा, आप लोग को बता दूं, कॉर्निया इकलौती ऐसी लेयर है हमारी आई में जो क्या करती है? डायरेक्ट ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है, क्योंकि कॉर्निया के पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। रेटिना। रेटिना हमारी बेसिकली क्या है? स्क्रीन है। इस पे दो तरह के सेल होते हैं, रॉड और कॉन। रॉड बेसिकली कब काम करते हैं? जब लाइट डिम होती है, और कॉन्स कब काम करते हैं? जब लाइट ब्राइट होती है। तो डिम लाइट की वजह से हम कलर क्या देख पाते हैं? ब्लैक और वाइट। और ब्राइट लाइट की वजह से ये देखो ना, लाल, पीला, नीला, हरा, इतने सारे रंग बिरंगे कलर जो देख पा रहे हैं, किसकी वजह से? कौन सी वजह से? आउल के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आउल के अंदर क्या होते हैं? उल्लू के अंदर क्या होता है भाई? मतलब आउल बोला तो बच्चों तुम्हारे इतने बुरे हालात कि आउल का मतलब ही नहीं पता। ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे ही मैंने उल्लू बोला, हाँ सर, फटाफट से आंसर निकला। सो बेसिकली उनके अंदर ज्यादातर क्या होते हैं? एक बात बताऊं, सिर्फ और सिर्फ इंसानी एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास काफ़ी अच्छी तरह से कॉन्स जो डेवलप है। बाकी मोस्टली ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं? रॉड्स ही होते हैं। कॉन्स होते हैं तो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते। ब्लड वेसल्स। बच्चों, ब्लड वेसल्स का काम बताना है। क्या होता है? कैरी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्टिक नर्व। अब भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन जो रेटिना पे स्क्रीन बनी, उस इंफॉर्मेशन को कहां भेजना? ब्रेन पे। और फिर ब्रेन का क्या काम है? उसे प्रोसेस करना और फिर उस इमेज को इरेक्ट बनाना और फिर हमारी आई को बताना कि ये ऐसा है। आई काम कैसे करती है? देखो, सबसे पहले लाइट एंटर कर रही है हमारी आई में थ्रू कॉर्निया, फिर प्यूपिल, और फिर आई लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कहां पे कन्वर्ज करता है? रेटिना पे। रेटिना पे कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड।
जब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और क्या होती है वो, ओके ये वर्ड याद रखो, क्योंकि हम एक चीज तो याद रखते हैं क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ये वर्ड नहीं याद रखते कि इमेज कैसी बनती है, हाई डेफिनेशन इमेज। फिर यहां पर हमारे रेटिना के सरफेस पे क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व फाइबर। वो ऑप्टिक नर्व फाइबर के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन जाती है, स्टिमुलाई गया, स्टिमुलाई कहाँ जाएगा, ब्रेन, ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, उसे एक्यूरेसी देगा कि ये ऑब्जेक्ट का साइज है एक्चुअल, और उसे क्या करेगा, इरेक्ट करेगा, और हमारे को सेम इमेज बना के देगा एज अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्ट करेगा कि प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो सारा का सारा काम प्रोसेस करने का किसका है, ब्रेन का। जब हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, पता है एक्चुअल में हमारी इमेज कितनी सी बन रही होगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी। और देखो अब अगर प्रकाश 5 फुट 10 इंच या 11 इंच का है, ठीक है, तो नज़र कितना आ रहा होगा आई में, सिर्फ इतना सा, है ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम किसका, ब्रेन का। पावर ऑफ एकोमोडेशन, जब हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप फोन लेते हो, कैमरा ओपन करा, ठीक है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, वो टाइम लगाता है ना, चाहे पास हो चाहे, लेकिन कर लेता है, फोकस कर लेता है। हमारी आई भी तो वही कर रही है, लेकिन आई टाइम नहीं लगा रही, आई टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा रही। देखो ना कितना फास्ट प्रोसेस है। और इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, लाइट रे कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इमेज तब भी कहाँ बन रही है, सिलियरी मसल्स टाइम पे क्या होती है, नियर ऑब्जेक्ट, सिलियरी मसल क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर आप क्या वर्ड याद रखोगे, क्या होती है, इमेज तब भी कहाँ बन रही है, रेटिना पर। फिर आई लेंस, यहां पर क्या हो रहा था, थिन, यहां पर क्या हो रहा था, थिक। ओके, अब आप लोग एक रिलेशन याद रखोगे, जो अपर्चर होता है, अपर्चर ऑफ लेंस यानी कि थिकनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक मिरर को लेता हूं और पानी में डालता हूं, मिरर लिया और मैंने किस में डाला, बताओ उसकी फोकल लेंथ के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सोचो सोचो और बताओ बच्चों मुझे, डिक्रीज होगी। और किसी का कोई जवाब, तनीषा, मिरर की फोकल लेंथ के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जपनाम करेक्ट आंसर, नो चेंज। मिरर है, मिरर थोड़ी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलो लेकिन अब मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया, कन्वेक्स लेंस लिया और पानी में डाला, बताओ उसकी फोकल लेंथ के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पक्का श्योर। मिरर के चेंज नहीं हुआ, लेंस के कैसे हो जाएगा, लेंस रिफ्रैक्शन शो करते हैं और पानी में भी रिफ्रैक्शन होता है। अगर मैं टोटल रिफ्रैक्शन देखूं दोनों से होने वाला, एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा। अब पानी का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो पानी भी एक लेंस की तरह काम करेगा,
ऑलरेडी हमारे पास एक लेंस है, वो भी एक लेंस की तरह काम कर, लेंस ही है, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो टोटल तो आप सम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली थिकनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। और ये मैं कॉन्वेक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, आई के। ओके, जैसे ही हमारी सीलियरी मसल क्या करती हैं, रिलैक्स होती है। आई लेंस क्या हो रहा था, आपने देखा था थिन, क्यों, इससे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और मैं दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम, और हम पास के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। फार पॉइंट कितना होता है बच्चों हमारा, क्यों आप लोग चांद तारे नहीं देख सकते, देख सकते हो ना, तो तारे कितनी दूर है। अच्छा, हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार है बच्चों, हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार है, चलो बेटा, जस्ट बहुत सारे में से बस सन को छोड़ के हमारी गैलेक्सी में एक स्टार का नाम बताओ। हमारी गैलेक्सी का नाम पता है, तो चलो कृपया करके मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सन को छोड़ के एक स्टार का नाम बताओ। अरे वाह, नॉर्थ स्टार। मतलब हमारे पास दो दो सन है क्या, स्टार क्या है, स्टार क्या होता है, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, यानी कि सन। तो हमारे पास तो एक ही है, बहुत सारे। ये एंड्रोमेशिया गैलेक्सी में रहता है ये लड़का, हमारी पड़ोसी वाली गैलेक्सी, जस्ट पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ हजारों लाइट ईयर दूर है, बस ज्यादा दूर नहीं है, कुछ लाखों सालों के अंदर पहुंच जाएंगे हम अगर निकलेंगे तो। हम तो नहीं, हमारी 1000वीं जनरेशन पहुंच जाएगी शायद। हाँ, ये भाई साहब एंड्रोमेशिया में भी 2 ही स्टार है। तो हम ये जितने भी स्टार देखते हैं ना, ये पता नहीं कितनी और गैलेक्सीज हैं और उनके स्टार हैं। इन भाई साहब ने 8th क्लास के अंदर साइंस नहीं पढ़ी लगता है। तब भी हालात इतने बुरे हैं। 8th क्लास के अंदर आप लोगों का यूनिवर्स चैप्टर डिलीट हो गया था क्या, उस यूनिवर्स चैप्टर के अंदर ये चीज मेंशन की गई है। हमारी गैलेक्सी में बस एक ही स्टार है, सन। तो अब बाकी स्टार कितनी दूर है, नजर नहीं आ रहे क्या, आ रहे हैं ना, तो फिर हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, इन्फिनाइट। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं 25 सेंटीमीटर से आगे लेकर आऊंगा, या तो इमेज ब्लर हो जाएगी या सर में दर्द शुरू हो जाएगा। काफ़ी बच्चे दावा करते हैं, सर नहीं सर मैं देख सकता हूँ, मैं 15 सेंटीमीटर देख सकता हूँ, मैं 10 सेंटीमीटर देख सकता हूँ। देखो ना, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, सर दर्द करने लगे। और उंगलियां नहीं, ये पेन नहीं देखना, जो वर्ड्स है उन वर्ड्स को देखना है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए होता है, जो क्या करे, अप टू विच जो आई करती है, कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस विजन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द नियर पॉइंट, जो कितना है 25 सेंटीमीटर। तो भाई बिना आंखों में दर्द किए हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। अब प्रेजिस्टेंस ऑफ विजन, देखो हमारी आई के अंदर जो इमेज बनती है ना, वो कितनी देर तक बनती है, कितनी देर तक प्रेजिस्ट रहती है, 1/16 सेकेंड तक।
वो वहीं पे रहेगी, उसकी सेंसेशन हमारे दिमाग में रहेगी, लेकिन उसके बाद वो सेंसेशन चली जाती है। अब यही सेंसेशन जो है, आप लोगों ने वर्ड सुना फ्रेम पर सेकेंड, FPS, मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग होती है ना, FPS, 30 FPS, 60 FPS, अच्छा 300 MP या 600 FPS का मतलब क्या? एक सेकंड में 300 इमेज बनेंगे, एक सेकंड में 300 इमेज, 600 एक सेकंड में 600 इमेज, और उसे कहते हैं स्लो मोशन। अरे खुद ही सोचो ना, एक सेकंड में कितनी इमेज बन रही है? 600। और जब वो वीडियो के अंदर डलेंगी तो इमेज स्लो 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 नहीं आएगी। और जैसे ही जब आप स्लो मोशन बनाते हो मोबाइल फ़ोन में तो इमेज डार्क नहीं हो जाती, क्योंकि वो लाइट को कैप्चर ही नहीं कर पाता ना। लाइट की स्पीड इतनी, मैं तो खैर शो भी नहीं कर सकता, लाइट की स्पीड इतनी तेज है, मैं कौन होता हूँ शो करने वाला, कोई नहीं शो कर सकता प्रैक्टिकली। तो अब लाइट की स्पीड तो इतनी ज़्यादा तेज़ है, क्या वो लाइट को प्रॉपर तरह से कैप्चर कर पाएगा? लेकिन जब हम वहीं पे 20 FPS पे या 30 FPS पे बनाते हैं तो ओए होए लाइटिंग कितनी अच्छी आती है ना। तो तभी कभी आप लोगों ने गौर किया हो, जब भी आप स्लो मोशन में वीडियो बना रहे हो तो हमेशा वो डार्क कलर में ही बनती हैं जब आप घर के अंदर बना रहे हो। हाँ, सनलाइट में बना रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वहीं पे जब आप नॉर्मल वीडियो बनाओ सनलाइट में भी, वो कितनी ब्राइटर होगी और कितनी अच्छी लगेगी। स्लो मोशन तब भी थोड़ी बहुत लगती है कि ब्लरनेस आ रही है, रीज़न कितनी सारी इमेज बना रहा है। अब हमारी आई सिर्फ और सिर्फ कितनी इमेज बना रहा है एक सेकंड में? 16 मात्र। एक सेकंड में कितनी इमेज बना रहा है? अब एक्चुअल में पता सिर्फ और सिर्फ इमेज बनती है, लेकिन वही इमेज अगर कॉन्टिन्यूसली मूव होती रहे वो क्या बनाती है? वीडियो। और इसी वीडियो से क्या बना? मोशन पिक्चर। जब हमें इसके बारे में पता चला हमने क्या बनाना शुरू किया? मोशन पिक्चर। और आजकल देख लो ये जो वीडियोस बन रही हैं वो सारा इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो मूवी कैमरास के अंदर रिकॉर्डिंग होती है यानी कि मोशन पिक्चर, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? रेजिस्टेंस ऑफ विजन पे। डिफेक्ट, कैटरैक्ट, देखो भाई ये नॉर्मल आई है, ये कैटरैक्ट आई है। आई लेंस क्या हो जाता है? क्लाउडी, मिल्की। क्यों? देखो भाई ये जो हमारा लेंस है ये बना होता है किससे? क्रिस्टलाइन प्रोटीन से। एज के साथ साथ ना ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या होने लगता है? नीचे बैठने लगता है, सेटल डाउन होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और इस वजह से वो के पार्ट क्या हो जाता है? मिल्की। ये जैसे ये दिखाया हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है कैटरैक्ट। स्टार्टिंग में जब आप कैटरैक्ट देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? साइडों से होता है और नीचे नीचे, ऊपर वाला पार्ट फिर भी क्लियर नजर आता है। इसका इलाज एक ही है, क्या? सर्जरी। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। मायोपिया, मायोपिया क्या होता है? अ पर्सन कैन सी, कहाँ की ऑब्जेक्ट? भाई मायोपिया में, अच्छा बच्चों चश्मा लगाने वाले बच्चों, कहाँ की चीजें नहीं दिखती? पास की नहीं दिखती? पास की नहीं दिखती? चलो ध्यान से सुनना, मायोपिया और कहाँ की चीजें नहीं दिखेंगी? दूर की। और कहाँ की चीजें दिखेंगी? इसलिए से एक और नाम दिया जाता है नियर साइटनेस। नियर यानी कि, साइटनेस यानी कि दिखाई दे रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, हमारा पास की नजरें ठीक ठाक है अच्छी खासी, लेकिन दूर की खराब हो चुकी है। अब मैं कंपेयर करवा रहा हूं मायोपिया को हाइपरमेट्रोपिया से। हाइपरमेट्रोपिया कहाँ का नहीं दिखाई देता? ये भाई साहब गजब है, ये कह रहे मायोपिया में भी पास का दिखाई देता है, हाइपरमेट्रोपिया में भी पास का दिखाई देता है।
मायोपिया में पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता क्लियरली। ये मत बोलो दिखाई नहीं देता, क्लियरली, तुम तो अंधा ही कर दोगे। हाइपरमेट्रोपिया, पास का दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, दूर का दिखाई दे रहा है क्लियरली। ठीक है, अब सिम्टम क्या होते हैं मायोपिया के? पर्सन क्या फील करता है? डिफिकल्ट रीडिंग, रोड साइन और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो क्या कर सकता है? बट विल बी एबल टू सी वेल क्लोज अप टास्क सच एज रीडिंग एंड कंप्यूटर यूज। और तुम्हारी आंखें और खराब होंगी अगर तुम बिना चश्मे के ऐसे इस्तेमाल करोगे। अदर साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? आई स्ट्रेन, आंखों में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, फीलिंग ऑफ फटीगनेस जब आप ड्राइव कर रहे हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो। ठीक है, और ये धीरे धीरे सिम्टम इंक्रीज होने लगते हैं अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया। कॉज क्या है? पहला, आईबॉल क्या हो गई? टू लॉन्ग। अगर आईबॉल इलोंगेट हो जाएगी, मान लो यहां पे फोकस हो रहा है ना, अगर आईबॉल को मैं इलोंगेट कर दूं तो क्या रेटिना पे फोकस हो पाएगा? अब नहीं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी कि आई लेंस और थिक हो गया। अगर मैं इसे और थिक कर दूं तो ये लाइट को यहीं पे फोकस कर देगा, पहले ही फोकल लेंथ डिक्रीज करता है ना कर्वेचर। फिर आपको ये दो हुई कॉज याद रखने हैं। अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे टू लॉन्ग था ना, शॉर्ट। यहां पे कर्वेचर क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। वहां पे क्या हो जाएगा? कम, पतला। तो ऑटोमेटिकली फोकस यहां पर बन जाएगा। ठीक है, मायोपिया टिपिकली कब बिगिन होता है? चाइल्डहुड में, एंड हैव अ हायर रिस्क इफ योर पेरेंट आर नियर साइटेड। In most cases, nearsightedness stabilize in early adulthood, but sometimes it continue to progress with age. बता सकते हो बच्चों किसके कितने कितने नंबर है आई के? -5, -4, करेक्शन ऑफ मायोपिया के लिए आप क्या यूज करते हैं बच्चों? ओके, आपको ये डायग्राम याद रखने हैं। फार पॉइंट है, ये फार पॉइंट से देख रहा हूं, इमेज करेक्ट बन रही है। ठीक है, मायोपिक आई होगी, वही फार पॉइंट है, आपको इस फार पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, फिर जब हम बात करेंगे करेक्शन पे, वही फार पॉइंट था, आपको बस बीच में क्या लगाना है, और वही फार पॉइंट से डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है जो किससे कनेक्ट हो रही होंगी? कॉनकेव लेंस से, और डायरेक्ट आपकी इमेज आपको कहां बनानी है? रेटिना पर। बस आपको ये इतना याद रखना है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। न्यूमेरिकल आते हैं ना यहां पर। सबसे पहले याद रखो, आप यहां पर हमेशा u को क्या लेने वाले हो? -∞। v क्या होगा? फार पॉइंट। क्वेश्चन में गिवन होगा ना पर्सन का फार पॉइंट इतना है, तो उसे क्या लोगे आप? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ये d क्या होगा? ये गिवन होगा क्वेश्चन में। अब v की जगह क्या लिख रहा हूं मैं?
माइनस डी। एफ किसके इक्वल आ गया? तो एफ किसके इक्वल आ गया? गिवन वैल्यू इन क्वेश्चन। तो ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ये तो हो गया डायरेक्टली। हाइपरमेट्रोपिया बच्चों मैंने आपको मीनिंग बता दिए थे, साइन सिम्टम बता देता हूँ। फार साइटनेस कब फील, इसमें क्या होता है? सेम हेडेक, आई स्ट्रेन, ठीक है, और आंखों में से पानी भी निकलता है यहाँ पे साथ साथ। कॉजेज में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब सुनो, मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न विद हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी हाइप्रोपिया, सम ऑफ देम outgrow as it is the eyeball lengthens with normal growth. Sometimes people confuse hypermetropia with presbyopia, which is also cause near vision problem but different. ठीक है, अब सुनो, प्रेसबायोपिया में भी क्या होता है? ऐसा लगता है कि पास का नहीं देख पा रहे, लेकिन प्रेसबायोपिया में एक और चीज होता है कि प्रेसबायोपिया तब होती है जब आई लेंस की जो सीलियरी मसल है जो आई लेंस को कनेक्ट कर रही है वो वीक हो जाती है। तो वो इतनी वीक हो चुकी है कि वो एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकती, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन को वो कंट्रोल, तो उस केस पे क्या होता है? प्रेसबायोपिया। जबकि हाइपरमेट्रोपिया के रीजन कॉजेस अलग है, यहां पर जो सीलियरी मसल है उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस के बिहाफ पे। नियर पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिर वही नियर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने क्या बनाया? फोकस रेटिना के पीछे। अब लेंस लगा दूंगा तो वही सेम चीज जैसे हमने क्या करा था, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ नियर पॉइंट पे ध्यान देना है। एन डैश जो है नियर पॉइंट है और वो एन क्या है आपके लिए? फार पॉइंट, ठीक है। यहां पे भी कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करोगे? देखो v ऑलरेडी बता चुका हूं, v क्या होगा? माइनस डी। अब दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। u यहां पर कितना होगा? क्योंकि नियर पॉइंट है तो, अच्छा यहां पर वैल्यू दोनों माइनस में लेके चलेंगे हम। माइनस डी यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक। अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिए। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया क्या है? ये ओल्ड एज में होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर आई लेंस जो सॉरी सीलियरी मसल होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, ठीक है। तो पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो सकते हैं। इस कंडीशन में पर्सन क्या यूज करता है? बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में क्या होते हैं? ऊपर वाले क्या होते हैं? कॉनकेव, नीचे वाले कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हो गई करेक्शन। अच्छा याद रखो कि मैं दूर के लिए कॉनकेव की यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे टोटल पावर क्या करनी है? कम करनी है। टोटल पावर कम करूंगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, मैं माइनस वाला यूज कर रहा हूं। तो ये टोटल देखो, एक बात बताओ, हमारा लेंस है और ये है, अगर इसकी पावर P1 है इसकी पावर P2 है तो दोनों की पावर क्या होगी? ऐड। लेकिन इसकी पावर तो माइनस में होती है, ऑटोमेटिकली क्या हो गई? सब्सट्रैक्ट। टोटल पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। अब अगर मैं नियर देखूं तो मुझे यहां पर क्या करनी है? फोकल लेंथ कम करनी है, पावर प्लस
माइनस नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इस केस में क्या है, दोनों ही क्या है, कॉन्वेक्स। तो टोटल पावर क्या होगी, बढ़ेगी। टोटल पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ क्या होगी। तो इस केस में हम पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स यूज करते हैं। हर एक चीज का एक रीजन है बच्चों, ये नहीं है कि ऐसे हमने रट्टा मार लिया, रीजन है। क्लियर। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, आंसर मेंशन है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, करो फटाफट से। हो गए बच्चों क्वेश्चन, करेक्ट आ रहे हैं आंसर। पहले वाले में क्या है, पर्सन को, अ पर्सन कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड दी 600 सेंटीमीटर, बियॉन्ड दी 600 सेंटीमीटर। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। भाई दूर का नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यू क्या हो गया, v माइनस, हमने क्या पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप लोगों को यहां पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट लिखा ना कि f इज इक्वल टू माइनस 600 सेंटीमीटर, तो नंबर भी उसी के साथ टीचर देंगे। लो बेटा, डायरेक्ट लिखने के डायरेक्ट नंबर। आप लोग क्या करो, या तो वैल्यू पुट कर दो, या तो v को v रहने दो और एंड में वैल्यू पुट कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा f इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। स्टेट द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। नेचर क्या हो गया, नेचर पूछा गया तो अच्छा एडिशन, अगर क्वेश्चन में बोला पावर भी निकालो तो 1/f या 100/f, अपॉन में -600
आंसर कितना आएगा? माइनस 0 पॉइंट, अच्छा माइनस 1.6 लिख कर आओगे तो वही वैसे ही आंसर नंबर मिलेंगे, तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड में आंसर। 0.1 6 6 7 डायोप्टर। ठीक है। सेकंड में बच्चों क्या है, नियर पॉइंट कितना है? -40 सेंटीमीटर, U -25 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वन बाय एफ इज इक्वल टू 1/v, v कितना हो गया? -40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, (1/f इज इक्वल टू -15 अपॉन में -14 इंटू 25, माइनस से माइनस कट गया, ये 3, ये 5, 3/, ये 66.67 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप पावर निकालो तो पावर इज इक्वल टू 1/f, मैं तो f की वैल्यू ये यूज करूंगा, 100 अपॉन में इंटू 3, 3/2, 1.5 डायोप्टर। कभी भी जब आपके पास डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो डेसिमल से पहले देखो आपने कुछ तो कैलकुलेट किया होगा, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करा करो हमेशा। ये कुछ ट्रिक है जो आपके काम आएंगी बच्चों। ये न्यूमेरिकल एक बार आप देख लो, जिस बच्चे ने अगर कुछ गलती करी है तो करेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब बच्चों आप लोगों ने कितने प्रिज्म पढ़े हैं? एक, कौन सा? नहीं, प्रिज्म तो ट्रायंगुलर ही होता है, प्रिज्म कब से रेक्टेंगुलर प्रिज्म होने लग गया कि आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। कुछ बच्चे कह रहे ग्लास प्रिज्म, वाह प्रिज्म भी वुड के होते हैं, वुडी प्रिज्म। इक्विलैटरल पहला, दूसरा राइट एंगल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल में क्या होता है? तीनों के तीनों प्रिज्म क्या होते हैं? सॉरी, तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कितना होता है? लेकिन फिर हमारे पास क्या आता है? राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या है? 90 डिग्री का बीच में होता है और 45 और 45। अब ये डायग्राम आप कृपया करके जरा ध्यान से देख लो, डायग्राम बहुत अच्छा सा है। किस किस डायग्राम के बिहाफ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अगर आप लोग को मैं एक क्वेश्चन, डायग्राम अब सबने देख लिया, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। अब तो देख लिया ना, अगर नहीं दिखाता और फिर आप लोगों से मैं अगर क्वेश्चन पूछता तो क्या बता पाते आंसर?
अब सुनो जरा एक्सप्लेनेशन। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमेशा हम क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। ये रही हमारी नॉर्मल। अब बच्चों ये कितनी डिग्री का एंगल है? 90 ना। ये जो ऊपर बन रहा है ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। 90 45। तो बताओ ये एंगल कितना हुआ? तो ऑटोमेटिकली मेरा ये एंगल कितना हुआ? 45। और इस केस पे मुझे क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्रैक्शन। और रे ऐसे जाएगी। अब मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया था? जब रे कहां जा रही है? डेंसर से। तो भाई ये डेंसर मीडियम है, मैं डेंसर वाले का एंगल को देखूंगा। मेरा डेंसर में एंगल कितना आ रहा है? 45, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अगर मेरा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, क्या शो करेगा? इंटरनल। अब हम में से कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ता ही नहीं है, सोचते एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। आप लोग अगर लाइट चैप्टर पढ़ो, लाइट चैप्टर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंगली येलो बॉक्स है ना, येलो बॉक्स के अंदर सब मिलता है। हम पढ़ते कहाँ येलो बॉक्स? सर येलो बॉक्स थोड़ी ना पढ़ने होते हैं। येलो बॉक्स तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं पता है ना पढ़ा है। तुम्हारे को बच्चों जो भी एक्स्ट्रा बताता हूँ कराता हूँ वो येलो बॉक्स के रिगार्डिंग लिए। हाँ उसमें लाइनें कुछ लिखी होती है तो एक्सप्लेनेशन मैं ज्यादा करता हूँ। अब समझ में आया यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? और रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है? एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल। तो अगर ये 45 ये 45 तो लाइन तो ऐसी ही जाएगी ना। समझ में आया? लास्ट ईयर बच्चों के प्री बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन में से एक है ये। और सीबीएसई ना जरा इन तरह के क्वेश्चनों को बड़ा ध्यान से गौर पे देखती है कि हाँ ये क्वेश्चन बच्चों का सर घुमाएंगे, हम एग्जाम में जरूर देंगे। कितने मार्क का क्वेश्चन होगा सोचो? 1 मार्क का। 1 मार्क का एमसीक्यू। एमसीक्यू 1 मार्क। ये एमसीक्यू में करोगे? मैं कह रहा हूं ड्रॉ द डायग्राम, कह रहे हैं एमसीक्यू। अतुल्य भाई साहब साइंस के अंदर सब पार्ट पढ़ते ही नहीं है, ये सोच रहे हैं ये मैथमेटिक्स है, पूरा 3 नंबर की एक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, है ना? सुनो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये जो रे जा रही है क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को सीधा लेके जाऊंगा। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, लेकिन प्लीज आप लोग को ये जो वर्डिंग है पूरी की पूरी ये एक्टिविटी है, ठीक है, इस पे बहुत ध्यान रखना, आगे शायद काम आ जाए आपके। प्रिज्म है, यहां से ये क्या रन कर रही है? इंसिडेंट रे। अब अंदर तो एक्चुअल जाती नहीं है ऐसे, ठीक है। यहां पर मैं क्या ड्रॉ करूंगा?
90 डिग्री के एंगल के साथ नॉर्मल। यहां पर क्या बना, एंगल आई। रे कहां जा रही है, ये एयर है और ये ग्लास है। अच्छा, प्रिज्म के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एपेक्स है और ये बेस है। मैं जैसे जैसे नीचे आता जाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, क्योंकि थिकनेस बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से जो रे बेचारी सीधी जा रही थी वो यहां से क्या हो गई, बेंड। अगेन इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल। और रे जब रेयर से सॉरी डेंसर से रेयर में जाएगी तो मूव हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे एंगल आई, ये R1, ये R2 और ये एंगल E। रूल हमें क्या रखना है, एंगल I इज इक्वल टू R1 इक्वल टू और एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। दे आर ग्रेटर देन एंगल R1 इक्वल टू, चाहे मैं प्रिज्म पढ़ रहा हूं चाहे मैं ग्लास स्लैब पढ़ रहा हूं, बात एक ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन हम यहां पर एक ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं भाई, ये दोनों ये पीछे जा रही हैं और जब ये पीछे जाके मिलती हैं तो यहां पर इन्होंने एक एंगल बनाया कॉल्ड एंगल डी, एंगल ऑफ। और यही एंगल ऑफ डेविएशन क्या कॉज करता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यानी कि व्हाइट लाइट डिवाइड होती है कितने कलर में, 7 डिफरेंट कलर में। अगर एंगल ऑफ डेविएशन ना बने तो 7 डिफरेंट कलर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, पॉसिबल ही नहीं है 7 डिफरेंट कलर का बनना। तो ग्लास स्लैब से एक बात बताओ, ग्लास स्लैब डिस्पर्जन क्यों नहीं शो करता भाई? ये भाई साहब कह रहे हैं डिस्पर्जन ही नहीं हो रहा। वाओ, ई नहीं आ रहा। राहुल की ABCD खराब हो गई है। एक बात बताओ, अभी मैंने क्या एक्सप्लेन करा, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपने आंसर में क्या लिखना है, क्योंकि प्रिज्म क्या शो कर रहा है, प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म होता है क्योंकि इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती है किसके साथ, एमर्जेंट रे के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, करेक्ट तनीषा, जिसकी वजह से ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, एंगल डी, और एंगल डी कॉज करता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। जबकि ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल जाती है, वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म ही नहीं हो रहा। आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, ये हमेशा 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये खाली नहीं लिखना था क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है। होता क्या एंगल ऑफ डेविएशन, वो कौन एक्सप्लेन करेगा, वो भी तो बताना पड़ेगा ना हमें, तो सब एक्सप्लेन करना होता है प्रॉपरली। तो यहाँ पर कृपया करके आप लोगों को ये जो मेंशन है वर्डिंग आपकी सेम एनसीईआरटी की उठाई हुई है। मैं बहुत बार ये स्पेसिफाई कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ बस एनसीईआरटी की लाइनों के अकॉर्डिंग ही इलैबोरेट कर रहा हूँ। तो आप लोग एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटी है आप वो एक्टिविटी को पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन जो है, मैंने आप लोग को एंगल ऑफ डेविएशन बता दिया होता क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किसके ऊपर करता है, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ ई और एंगल ऑफ ए, यानी कि प्रिज्म के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अरे एक बात बताओ बच्चों, क्या राइट एंगल प्रिज्म डिस्पर्जन शो करेगा? वो तो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। अगर मैं प्रिज्म में लाइट ही ऐसे पास करूं तो सीधी निकल जाएगी।
क्यों? जीरो डिग्री बनेंगे एंगल आई और एंगल आर, तो यहां से भी लाइन क्या जा रही होगी? सीधी, ठीक है। तो एंगल आई बना ही नहीं प्रॉपर तरह से, एंगल ई भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एंगल ऑफ डेविएशन शो नहीं हो सकता। अब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन से व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड होती है। अब पॉइंट है क्यों हो रही है, हवा में क्यों नहीं हो रही? सुनो, एयर के अंदर जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है। आगे हम पढ़ेंगे ये किसने एक्सप्लेन करा था? सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। एयर के अंदर ये जो 7 कलर है, हर किसी की वेवलेंथ अलग है, लेकिन हर किसी की स्पीड क्या है? सेम। 9th क्लास के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब अगर एक की वेवलेंथ कम लेकिन एक की फ्रीक्वेंसी, उसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो हर किसी का टोटल तो सेम आना चाहिए ना, है ना? एयर में यही तो है, एयर में हर किसी कलर की, यानी कि विबग्योर, विबग्योर क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर, जिसे हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो वो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर 7 कलर है, हर किसी की स्पीड क्या है? सेम एयर में। लेकिन जैसे ही वो किसी मीडियम के अंदर एंटर करते हैं, तो मीडियम के अंदर एंटर करने की वजह से रिफ्रैक्ट, हर किसी की स्पीड क्या होती है? स्लो डाउन। हर किसी की स्पीड क्या होती है? स्लो डाउन। अब जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ, उसकी स्पीड भी क्या हुई? तो जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा डेविएट करेगी? नहीं ना, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो तो डेविएट कम से कम करेगी। इसलिए रेड कलर क्या करता है? लीस्ट डेविएट। और वॉयलेट क्या करेगा? मोर डेविएट। समझ में आया बच्चों आंसर? आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन बनाओ। चलो मैं सबका बना के दिखाता हूं। ये रेड का बना एंगल ऑफ डेविएशन, ये ऑरेंज का, ये येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर सॉरी इंडिगो आना था अभी, और लास्ट तो अगर मैं विबग्योर पढ़ रहा हूं, जब मैं आर की तरफ जा रहा हूं तो वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन एंगल डी क्या होगा? अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था या नहीं कि रेड की स्पीड ज्यादा तो वो लीस्ट डेविएट करेगा। लीस्ट डेविएट यानी कि एंगल कम। ब्लू की स्पीड सबसे कम तो वो ज्यादा डेविएट करेगा। तो ये एंगल बनाने को आते हैं। आपके पास क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आ सकता है, बताओ ये एंगल ऑफ डेविएशन किसका? रेड का। कभी भी आपसे बीच वाले कलर नहीं पूछेंगे, आपको कैसे पता होगा? मान लो अब ये क्वेश्चन आया, कैसे बता दोगे? बता सकते हो तो या तो रेड या वॉयलेट, बीच वाला या, सुनो अब अगर पूछा तो, अब अगर पूछा और आपको मार्क करा कि ए बी सी डी, जो डी है वो कौन सा वो किस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन शो करेगी?
बी वाला करेगी रेड के लिए, ए वाला नहीं करती, ए नहीं करती भाई किसी के लिए, ए तो इंसिडेंट रे है। ऑरेंज येलो। क्वेश्चन समझ में आया कि प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। देखो पीवाईक्यू के कंसेप्ट भी यहां पे साथ साथ कराते जाऊंगा, तो जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा ना, तो पीवाईक्यू में हमारे को ज्यादातर क्वेश्चन करने की सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि ऐसा क्वेश्चन आता है, आंसर तो हम यहीं पे करते हुए चल रहे होंगे सारे के सारे मोस्टली। अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट किसने एक्सप्लेन करा था? सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला था कि अगर हम एक प्रिज्म रखें और उसके आगे एक और प्रिज्म रखें इन्वर्टेड, तो यहां से जो लाइट जा रही है व्हाइट लाइट, वो सबसे पहले डिस्पर्स होगी, फिर रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट, और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो इससे क्या पता चलता है व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बना? 7 डिफरेंट कलर। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले कुछ रिलेशन बताए थे, वो रिलेशन याद रखना। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये आगे काम आएंगे हमारे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन, रेनबो फॉर्मेशन। जब हम रेनबो फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये क्या है? ड्रॉपलेट। ये किसकी तरह काम कर रहा है? प्रिज्म की तरह। यहां से ये व्हाइट लाइट आ रही है, ये रहा मेरा पॉइंट ए। यहां पर लाइट क्या होती है? डिस्पर्स होगी, फिर इंटरनली रिफ्रैक्ट होगी, और इन द एंड ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब अगर हम ध्यान से देखें, ए पर क्या देखने को मिलता है हमारे को? सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट बैंड कर रही है, और दूसरा चाहे मैं ए पे बात करूं चाहे मैं सी पे बात करूं, और बी पे क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन कौन से फिनोमिना एसोसिएट होते हैं। अच्छा, आपको रेनबो, क्या कंडीशन है कि आपको रेनबो नजर आए? द रेनबो इज सीन व्हेन सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर। मैं ऑब्जर्वर हूं तो सन मेरे पीछे होना चाहिए, अगर सन मेरे आगे है मुझे रेनबो नजर नहीं आएगा। ये पॉइंट याद रखना बच्चों। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बच्चों यहां पर प्रिज्म वाला पार्ट भी खत्म। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये पूरा का पूरा पार्ट है थियोरेटिकली। ठीक है, जो जैसे कराऊंगा आपको वैसे ही नोट क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, और आपको वैसे ही लिखना है पॉइंट। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये वाला पार्ट समझाया था जब मैं लाइट चैप्टर पढ़ा रहा था। अगर एक जगह आग जली हुई है, याद आया एग्जांपल? जो आग जली हुई है, आग की वजह से वहां की एयर क्या हो जाएगी? हॉट, सराउंडिंग की ठंडी रहेगी, हॉट सराउंडिंग की ठंडी। अब सराउंडिंग की ठंडी तो पार्टिकल पास पास, हॉट एयर तो पार्टिकल दूर दूर। पास पास कौन सा मीडियम? डेंसर। पार्टिकल दूर दूर कौन सा मीडियम? रेयरर। अब अगर जैसे मैं यहां बैठा हूं, आग जल रही है और मैं उधर कुछ देखना चाह रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे ऐसे ऐसे नजर आएगा। अगर आप लोग कभी ऑब्जर्व करो गर्मियों के टाइम पे, आप लोग कार से जा रहे हो, हमारी दिल्ली की डीटीसी बस चल रही है
है ना, ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली नहीं, क्योंकि ग्रीन वाली और रेड वाली के पीछे से हीट आती है। और भाई गर्मियों के टाइम पे वो इतनी हीट आ रही होती है कि बस ऐसे लगता है कि बस ये बस ये नाच क्यों रही है, डुम 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 डुम। कभी आप लोग ध्यान से देखना और ऑब्जर्व करना, बस ऐसे लगता है पीछे से कि बस यूं यूं हिल रही है। अब हीट क्योंकि जनरेट हुई, वहां की हवा क्या हो गई, रेयर मीडियम क्रिएट करा, और हमारे पास अंदर वाला मीडियम क्या है, तो बताओ डेंसर रेयर, तो लाइट तो बैंड करेगी ना कॉन्टिन्यूसली, और वो क्या कर रही होगी, फ्लिकर कर रही होगी। अब यहीं पे आप लोग कंपेयर करो, पहला फिनोमिना जो एसोसिएट होता है वो क्या है, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पर आप लोग क्या याद रखोगे, स्टार अपीयर एट हायर पोजीशन टू देयर एक्चुअल वैल्यू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और चीज कॉज करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और चीज क्या कॉज करता है, मैंने आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले पढ़ाए थे। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V, दूसरा मैंने पढ़ाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन में 2। तीसरा मैंने पढ़ाया उनकी वेलोसिटी के साथ फॉर्मूला। चौथा मैंने पढ़ाया साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4। पांचवा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपीयरेंट डेप्थ। ये आपका प्रैक्टिकल ही है। प्रैक्टिकल अगर एग्जाम बच्चों आप लोग के होते हैं तो उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज कभी कभार एग्जाम के अंदर भी दे देते हैं कि पेंसिल की रियल डेप्थ इतनी थी, अपीयरेंट डेप्थ इतनी है, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ वाटर का। समझ में आया। अब उसी के बिहाफ पे बच्चों मान लो ये हमारी अर्थ, थोड़ा छोटा बना देता हूं, ये हमारी अर्थ, ये एटमॉस्फेयर, ये स्टार, ये स्टार, स्टार की लाइट आ रही थी, अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, डेंसर मीडियम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से लाइट क्या करेगी, बैंड करेगी। जाना एक्चुअल में तो ऐसे था, लेकिन जाएगी एक्चुअल में ऐसे। अब यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर देख रहा है। अब जब भाई वो तारे को देखेगा तो वो तो एक्चुअल में सीधा ही देखेगा, और स्टार कहां नजर आएगा, डिफरेंट पोजीशन पे। तो ये है इसकी रियल पोजीशन, और ये क्या है इसकी अपैरेंट पोजीशन। अब क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ढेर सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, तो भाई क्या मीडियम क्रिएट करता है, डेंसर। अब ये तो स्पेस है ना। जब मैं यहां से स्पेस की तरफ जाता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 0। रेशो कभी किसी की 0 हो सकती है, 1, और एटमॉस्फेयर का 1 से ज्यादा।
तो समझ में आया बेंडिंग क्यों हो रही है। अब इसी बेंडिंग की वजह से स्टार क्या कर रहा है, क्योंकि स्टार की पोजीशन कभी भी स्टेशनरी नहीं है, और क्या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंडीशन है वो स्टेशनरी है, वो भी बार बार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब उसी के बार बार चेंज होने की वजह से जो लाइट आ रही होगी वो क्या करेगी, वेरी करेगी। अपीयरेंट पोजीशन जो होगी वो बार बार क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। क्या करेगी, हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। तो जो अमाउंट जो आ रहा है स्टार लाइट का, वो हमारी आई के अंदर क्या करेगा, फ्लिकर करेगा, और हमें वो कैसा नजर आएगा, कुछ टाइम ब्राइटर कुछ टाइम डिमर, और इसके जैसे स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल। तो ये है रीजन ट्विंकलिंग का, ये है रीजन स्टार अपीयर एट हायर पोजीशन। अगर आपके पास क्वेश्चन है ट्विंकल क्यों करते हैं, आपको यहां के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। हायर पोजीशन पे क्यों है, आपको ये वाला आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन आता है भाई प्लैनेट क्यों नहीं कर रहे ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं कर रहे ट्विंकल। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चे कहते हैं सर उनके पास तो अपनी लाइट ही नहीं है। चलो मान लिया वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे लाइट, तो क्यों नहीं कर रहे। देखो भाई पहला पॉइंट, वो हमारे बहुत पास में है, पास में होने की वजह से उनका जो टोटल इफेक्ट होता है किस चीज का, ब्राइटनेस का और डिमर का, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नलीफाई, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग शो ही नहीं हो पाता। ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये हमारी अर्थ, ये एटमॉस्फेयर, ये होराइजन, ये रहा हमारा सन, सन से लाइट जा रही थी, एक्चुअल में तो लाइट को सीधा जाना था, तो वो हमारे सरफेस पे पहुंच ही नहीं रही थी, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन लाइट क्या हो गई, ये रहा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को वो दिख गई, जिसकी वजह से उसे अपीयर क्या होगा कि सन तो राइज हो चुका है, और यही सेम चीज कब शो होगी, जब सनसेट होगा। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के सिर्फ क्या क्या पार्ट, स्टार अपीयर एट हायर पोजीशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, और चौथा अपीयरेंट ऑफ फ्लैटेंड ऑफ सन डिस्क एज अ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करो, सन से जो सन से रिलेटेड फिनोमिना हो रहे हैं। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट सबको याद रहता है, एनसीईआरटी के अंदर ये वाली लाइन कोई पढ़ता ही नहीं है कि क्या है, अपीयरेंट फ्लैटेंड ऑफ द सन डिस्क, सन एक फ्लैट डिस्क की तरह नजर आता है। ठीक है। तो जब भी मैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करूंगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं मुझे, पोल्यूशन और शेप। लेकिन जब मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करूंगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मुझे क्या देखने को मिलेगा, कलर चेंज। भाई ये बड़ा आसान टॉपिक है। यहां पर स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, ये एक पार्टिकल है, लाइट आई, पार्टिकल को तोड़ के चली गई, लाइट आई पार्टिकल को तोड़ के, क्या लाइट का जो पाथवे था वो चेंज हुआ, नहीं ना। बच्चों मेरी फिंगर में कुछ कलर नजर आ रहा है, नहीं ना, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा ना। अब ये रेड क्यों हो गई, वाह वाह बेटा वाह, क्या आंसर दिया है। अब क्यों नहीं आ रहा,
ये रेड नजर आ रही है सबको? ध्यान से देखो, क्यों? लाइट का जो पाथवे है, ठीक है, वो यहीं पे क्या होने लग गया, पार्टिकल से, ये पार्टिकल है, फैल गया, तो क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? लेकिन अगर एक बात बताओ, पार्टिकल का साइज ही इतना छोटा है, स्कैटरिंग हो पाएगी? नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या फिनोमेना एसोसिएट करेंगे? ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी, रेडिंग ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सन अपीयर एज अ वाइट एट नून, ऐसे ही कुछ और फिनोमेना एसोसिएटेड होंगे। अब जब क्या करती है द पाथ ऑफ बीम, अभी हमारे को विजिबल है नहीं ना, क्योंकि कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही, लाइट सीधी आ रही है एक रे की तरह। और ये कब होता है? जब ट्रू सॉल्यूशन हो। अबे हवा है ना भाई, आ रहा है हमारे आसपास, और हवा क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन वहीं पर अगर वो सॉल्यूशन क्या क्रिएट हो जाए? कोलॉइडल। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या शो करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है या नहीं? नहीं पढ़ा? क्लास 9 में पढ़ा ही नहीं बेटा? क्लास 9 फर्रे चला के पास हुए? टिंडल इफेक्ट से एसोसिएटेड आपने फिनोमिना भी पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बारिश के बाद बादल बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक, ठीक है, सनलाइट जब वहां से पड़ रही होती है उन क्लाउड पे, तो आप कभी आप ऑब्जर्व करते हो कि जैसे ये क्लाउड है और लाइट है इधर निकल के जा रही है, रे ऐसे, जैसे यहां देखो, ये देख रहे हो कि लाइट कैसे एक एक लाइनों में नजर आ रही है? ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसा नजर आता है या नहीं बेटा? आपको वीडियो के अंदर ज्यादा क्लियर नजर आएगा ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा इफेक्ट क्या कहलाता है? अब जरा ध्यान से सुनो, कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड करता है किसके ऊपर? साइज ऑफ पार्टिकल। अगर बहुत छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, देखो जितना पार्टिकल का साइज उसके अकॉर्डिंग उतनी वेवलेंथ को वो क्या करेंगे? स्कैटर्ड करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसकी वेवलेंथ का साइज कम होता है? ब्लू का। अगर पार्टिकल का साइज छोटा तो क्या कलर स्कैटर्ड होगा? ब्लू। अब बोलोगे सर वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं होता? बच्चों वो स्कैटर्ड होके ना इतने फेड हो जाते हैं कि वो वाइट ही नजर आएंगे, वो नजर ही नहीं आएंगे, इसलिए कौन नजर आता है? ब्लू। पार्टिकल का साइज बड़ा, क्या कलर नजर आता है? येलो, ऑरेंज। हम बुक में पढ़ते रेड है, एक्चुअल में कभी एक बार बताओ रेड नजर आता है प्रॉपर? सन को जब आप सनराइज या सनसेट के टाइम पे देखते हो, कभी रेड कलर नजर आया? क्या कलर नजर आता है? ऑरेंज या फिर अगर एक बात बताओ, यहां पर अगर हम पीवाईक्यू में क्वेश्चन करें भी तो हमें पता है ना डायरेक्ट क्वेश्चन क्या लिखना है, क्या आएगा, ठीक है। फिर अगर पार्टिकल का साइज बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है तब नहीं, मैंने बोला पार्टिकल का साइज बड़ा है तो रेड है। अब मैं कह रहा हूं पार्टिकल का साइज बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है तो क्या कलर नजर आएगा? व्हाइट कलर नजर आएगा उस केस पे, ठीक है। अब यहां पर फिनोमिना क्या क्या एसोसिएटेड है? कलर ऑफ द क्लियर स्काई कैसा नजर आता है? कोई बता सकता है कि ब्लू क्यों नजर आता है? देखो क्या बोला गया है, जो मॉलिक्यूल होते हैं किस चीज के? एटमॉस्फेयर में अपर पार्ट, उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है तो वो किसको स्कैटर्ड करेंगे? ब्लू को। दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द कलर विल स्कैटर्ड, ठीक है। आपको बता दूं रेड जो है वो 1.8 टाइम क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? ब्लू से। तो इसीलिए
ये छोटे छोटे कलर किसको स्कैटर करेंगे? ब्लू को। और हमारी आंखों में कौन सा कलर एंटर करेगा? ब्लू। तो स्काई का कलर कैसा नजर आएगा? ब्लू। ओके, अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो हमें क्या कलर नजर आएगा? ब्लैक। स्पेस, अब बच्चों हम में से तो कोई स्पेस में गया नहीं है ना, लेकिन इमेज तो सबने देखी होगी, मूवीज तो सबने देखी होंगी। स्पेस का कलर कैसा नजर आता है? ब्लैक। क्यों? कहते हैं कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बेटा सुनो, हम ये नहीं बोलेंगे कि वहां पे पार्टिकल जीरो है, पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं। मैंने क्या बोला था? पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा, लाइट आएगी तोड़ के चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो लाइट को क्या नहीं कर सकते? होल्ड ही नहीं कर सकते, वो झेल ही नहीं सकते लाइट का इफेक्ट को। पार्टिकल का साइज बड़ा है, लाइट की को क्या कर दिया? रोक दिया और उसके पाथ को चेंज कर दिया। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, लाइट आई तोड़ के चली गई, ठीक है। तो स्पेस में ऐसा नहीं है कि पार्टिकल जीरो है, जीरो कहीं नहीं है स्पेस में। अगर जीरो होता तो आप लोग कभी अगर ध्यान देते तो आप लोग पढ़ते कि स्पेस का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन होता, लेकिन स्पेस का टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन नहीं होता, 3 से 4 केल्विन होता है। किसी को पता है इसका मतलब क्या है? मतलब सेल्सियस में बोलूं तो -270 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि स्पेस के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि विद इन अ फ्यू सेकेंड बॉडी पूरी फ्रीज हो जाएगी, है ना। रीज़न? इतना कम टेम्परेचर है ना। अब पॉइंट क्या है, वहां पर जीरो तब होता ना जब कोई पार्टिकल ही नहीं है। 0 डिग्री केल्विन मुझे यह बताता है कि वहां पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। 3 से 4 केल्विन मुझे क्या बता रहा है? कुछ तो है, थोड़ा बहुत ही सही, ना के बराबर ही सही है, लेकिन वो ना के बराबर स्कैटरिंग शो नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, स्पेस के अंदर डस्ट क्लाउड नहीं होते तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती? तो जब स्पेस में से इमेज निकालते तो कलर इमेज नहीं आती, रंग नजर नहीं आते स्पेस में? कभी चेक करना स्पेस की इमेज, वो इसलिए नजर आ रही है। ओके, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं बच्चों? क्या करते हैं? सबसे कम क्या स्कैटर्ड करता है? क्यों? क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है उसकी? सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कलर ऑफ सनराइज और सनसेट हमारे को रेडिश नजर क्यों आता है? अकॉर्डिंग टू बुक नेचुरली येलो या फिर ऑरेंज शेड में होता है। देखो बच्चों सुनो, जब मैं नून पर हूं तो सन यहां पर है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है? कम है। जब सनराइज या सनसेट है तो सन यहां है, नियर दी होराइजन, अबव दी, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है, यहां पर डिस्टेंस। अब स्कैटरिंग तो खाली ब्लू की होगी भाई, स्कैटरिंग तो खाली, बट पॉइंट क्या है? ये डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा दूर है। तो ब्लू कलर आते आते क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, और जब वो फेड हो जाएगा तो हमारे को ब्लू कलर नजर ही नहीं आएगा। अब बचा रेड कलर। क्या रेड कलर स्कैटर्ड नहीं हो रहा था? हो तो रहा था, लेकिन पहले वाले केस में वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा था पहले, लेकिन अब ब्लू तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पहुंचा क्या? रेड, येलो, ऑरेंज। इसलिए स्काई का कलर कैसा नजर आएगा? सिर्फ और सिर्फ सनराइज और सनसाइज के टाइम पे पूरा एरिया नहीं, उसके सराउंडिंग का एरिया कैसा नजर आएगा? रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। एक सेकेंड, नून के टाइम पे हमारे को व्हाइट नजर क्यों आता है सन? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अच्छा, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से स्कैटरिंग क्या होगी? कम। स्कैटरिंग जब कम होती है तो कलर क्या नजर आएगा? व्हाइट। क्लाउड का कलर व्हाइट नजर क्यों आता है बच्चों हमें? क्लाउड का कलर व्हाइट नजर क्यों आता है हमें?
बताओ बच्चों, क्लाउड का कलर व्हाइट नजर क्यों आता है हमें? क्लाउड हमारे बहुत पास में है, क्लाउड के अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल है, साइज क्या होगा? बड़ा होगा, स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी, कलर क्या नजर आएगा? वाइट। ठीक है बेटा, अपनी सीट पे ही प्लीज खड़ी हो ना, जैसे हो वैसे ही खड़ी हो जाओ बस। थोड़ी सी इधर हो। बाहर आना है। बस आगे हो जाओ बेटा, थोड़ी सी इधर होके आगे हो। बच्चों आप लोगों को कलर दिख रहा होगा, ये क्या कलर है? ऑरेंज। बैठ जाओ बेटा बस। भाई साहब आपको ना कलर ब्लाइंडनेस से कृपया करके अपनी आंखें चेक करवाइए। कलर क्या है? ऑरेंज। कोई मुझे रीजन बता सकता है कि ऑरेंज कलर नजर क्यों आ रहा है? देयर इज नो स्कैटरिंग। सुनो, इशिका ने जो कि कहते हैं ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे हैं। अब उस पे क्या है? वो कलर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? हर एक कलर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। बस ऑरेंज को ही क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट। क्योंकि लाइट क्या आ रही है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहां का कलर चेंज करके ग्रीन कर दूं, तो यही जो क्लोथ थे ऑरेंज से किस कलर के नजर आएंगे? वाह, ग्रीन और ऑरेंज, ऑरेंज का मिक्सचर। क्या कॉमन सेंस है बेटा। ब्लैक। एक बात बताओ, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट आ रही है। जब व्हाइट लाइट आ रही है तो सारे के सारे कलर क्या हुए? एब्जॉर्ब। सिर्फ और सिर्फ इशिका के क्लोथ ने किस कलर को रिफ्लेक्ट करा? ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करा। हमारी आंखों के अंदर कौन सा कलर एंटर कर रहा है? तो हमें क्या नजर आएगा? अब ग्रीन लाइट है, खाली ग्रीन लाइट है, तो ये ग्रीन कलर क्या होगा? एब्जॉर्ब। कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो कलर क्या नजर आएगा? ब्लैक। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब PYQ, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन अ स्काई। ट्रू और फॉल्स? नेचुरली है। रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई when the sun is overhead and water droplet are present in air. तो क्या आंसर हुआ? सी। नेक्स्ट, टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर में से मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। राइट द मॉडिफिकेशन in curvature of eye lens which enable to see nearby object. बच्चों nearby object कौन सी कंडीशन? हाइपरमेट्रोपिया। और क्या चाहिए होता है मॉडिफिकेशन में? कन्वेक्स लेंस चाहिए होंगे हमें। स्टेट द रोल ऑफ सिलियरी मसल। एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ लेंस। एडजस्ट दी फोकल लेंथ। वाह, एडजस्ट दी कर्वेचर ऑफ लेंस। आइडेंटिफाई करना है आपको डिफेक्ट। आई लेंस हैज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। आई लेंस हैज अ एक्सेसिव कर्वेचर, मायोपिया। आई लेंस हैज अ लार्ज फोकल लेंथ, लॉन्गर देन नॉर्मल, हाइपरमेट्रोपिया। सिलियरी मसल गेट वीकन, प्रेसबायोपिया। बच्चों फंक्शन हम याद कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको बताना कौन सा डिसऑर्डर है? मायोपिया। 2 कॉजेज बताने हैं, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, एक्सेसिव कर्वेचर। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर द करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्टनिंग ऑफ आई लेंस, लेस कर्वेचर।
क्या यूज करूंगा? कॉन्वेक्स लेंस. स्टूडेंट यूज स्पेक्टिकल्स फॉर द फोकल लेंथ ऑफ -2.5 मीटर. नेम द डिफेक्ट. विच लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन? बच्चों ये बार बार बताने की जरूरत है? आपको पावर निकालनी है. कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस. क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 1/f 1/2 पॉइंट, क्योंकि मीटर है 100 मत कर लेना. पॉइंट हटेगा 10, 2/5 माइनस है माइनस 0.4 डायोप्टर. Next, a person is suffering from a both myopia and hypermetropia. What kind of lens are used for this effect? Bifocal. How are these lenses prepared? ऊपर कनकेव, नीचे कन्वेक्स. पर्सन को क्या चाहिए? नीड अ लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग इज द नियर विजन एंड -3 फॉर करेक्टिंग इज द डिस्टेंट विजन. कैलकुलेट द फोकल लेंथ. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? बस हम F इज इक्वल टू 1/P 1/3 कितना आ जाएगा? 0.334 मीटर. एक में प्लस आएगा और एक में. स्टूडेंट सफरिंग फॉर मायोपिया एंड इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर. रीजन नहीं बता रहा मैं, बहुत बार बार हम करते जा रहे हैं. वाई द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द 5 मीटर फ्रॉम हिज आई. इसका आंसर क्या दोगे बच्चों? इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है. द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज करेंगे हम. इफ इन दिस केस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस इज 5 मीटर. पावर निकाल लेंगे हम. 1/5 0.2 पावर आ जाएगी माइनस में. इन द गिवन डायग्राम x and y are the end color of the spectrum of white light. The color y represent the. वाओ बेटा क्या बात है. एमसीक्यू के अंदर ए कलर ऑफ स्काई. Color used to paint the danger signal. Color of the sky from the moon. Color of sun at the time of noon. ये white है, ये blue है, blue, red. तो रेड आंसर है ना हमारा. अभी लास्ट टाइम समझाया था बच्चों, क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ो. लेकिन फिर कुछ बच्चे सर रेड, अब पढ़ना तो है ही नहीं क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म. व्हाट विल हैपन व्हेन अ नैरो बीम और मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड अ व्हाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म. बच्चों मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि एक ही बीम जा रही है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, मोनोक्रोमेटिक के रिगार्डिंगली. मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक यानी कि एक ही कलर की लाइट हम पास ऑन कर रहे हैं. अब दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोग को बता दिया था. प्रिज्म क्या शो करता है? डिस्पर्जन. अगर मैं व्हाइट लाइट पास कर रहा हूं तो प्रिज्म में क्या होगा? डिस्पर्जन. जबकि ग्लास स्लैब में नहीं होगा. रीजन हम ऑलरेडी अभी क्लास में कर चुके हैं. डिफाइन द टर्म ऑफ डिस्पर्जन. बच्चों डेफिनेशन हो जाएगी. आप मुझे बताओगे द मोस्ट एंड द लीस्ट विल पासिंग थ्रू अ ग्लास. बैंड कौन करेगा? मोस्ट वायलेट और लीस्ट रेड. डायग्राम अगर आपको बनाना है तो रेड, वायलेट. ठीक है. A narrow beam PQ white light is passing through a glass prism ABC.
ट्रेस इट्स ऑन द आंसर एंड आंसर हमें बताने, राइट द नेम एंड द कॉज ऑफ फिनोमिना। हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द एमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन डीई। एमर्जेंट रे हमारे को कैसी नजर आएगी, यहां से रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। Where else is the nature of this phenomena observed? Where else? Rainbow formation. Based on this observation, state the conclusion which can drawn about the constitute of the white light. White light 7 कलर से मिलकर बनी होती है। प्रिज्म के अंदर ये 7 कलर डिवाइड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है। और फिनोमिना जो आप लोग मुझे ऑलरेडी आंसर दे रहे थे, डिस्पर्जन है पहले का। Why do component on color of incident white light split into 7 different color? अभी बता दिया। Draw a label diagram of to show that the formation of rainbow formation. हमें क्या याद रखना है, रेनड्रॉप। बच्चे क्या करते हैं ना, लेबलिंग नहीं याद रखते हैं। आप पॉइंट याद रखो, ए बी सी, ए पर क्या हो रहा है, बी पर क्या हो रहा है और सी पर क्या हो रहा है, फिनोमिना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। Which one of the following is the correct reason for twinkling of star? Atmospheric refraction. Correct, B. बच्चों मैंने क्या बोले थे, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही PYQ में डायरेक्ट यूज होंगे। Which of the following statement is not true for the scattering of light? The color of scattering light depend on the size of particle. करता है, चलो ट्रू है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ट्रू है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एज अ वेरियस कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल फ्रॉम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड इन एयर। मीडियम होता है, एयर में सबकी स्पीड सेम होती है। डी कौन बोल रहा था, द फाइन पार्टिकल इन एटमोस्फेयर स्कैटर्ड द ब्लू कलर मोस्ट स्ट्रांगली देन रेड। ये गलत है, सही तो है। स्काई अपीयर डार्क एट हाई एल्टीट्यूड, क्या आंसर होगा, देयर इज नो एटमोस्फेयर एट ग्रेटर हाइट, क्योंकि एटमोस्फेयर ही नहीं है। बच्चों ये बताने की जरूरत है, अभी हमने क्वेश्चन में खत्म किया। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। क्या रिलेशन होता है, देखो जब हम रिलेशन की बात करते हैं, स्कैटरिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ पार्टिकल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो बताओ पहले वाले का रिलेशन क्या होगा, directly proportional. The appearance position of object when see through a hot air, fluctuate or wave. State the basic cause of this observation. पूरा एक्सप्लेन करा था। हॉट एयर पे, हॉट एयर होने की वजह से पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, रेयर मीडियम क्रिएट हुआ, ठंडी हवा है, पार्टिकल पास पास होंगे, डेंसर मीडियम, और उसी वजह से क्या क्रिएट हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट, और वो क्या क्रिएट करता है, फ्लक्चुएशन। बच्चों ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्या है ये डायग्राम, recombination of white light. If a beam of red light and a beam of violet light, वो क्या हो रही है, are incident at a same angle on
inclined surface of prism from air medium and produce angle of refraction R and V. Which of the following is correct? R कौन कर रहा है? रेड का एंगल, अच्छा रेड का एंगल क्या होता है? छोटा. वॉयलेट का क्या होता है? ज्यादा. डी. कौन सा फिनोमेना हो रहा है? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. ठीक है. विच ऑफ द टू लाइट मेंशन अबव विल हैव अ हायर वेवलेंथ? येलो. स्काई अपीयर ब्लू इन द डे टाइम. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. तो बी ऑप्शन. सो बच्चों PYQ भी खत्म और हमारा ये पूरा चैप्टर एंड. बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं.